हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी, माय नेम इज़ जया पालीवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, इसकी कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दो बड़ी श्रेणियों के बारे में, जिनका नाम है विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, ये सब श्रेणियाँ दोस्तों विंध्याचल की ही हैं। विंध्याचल एक अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत मतलब इसमें बहुत ही पुराना प्राचीन पर्वत है, जिसमें टूट फूट हो गई है। जो हम देखते हैं कि होशंगाबाद क्षेत्र में जब हम सलकनपुर माता का मंदिर देखते हैं, वह दोस्तों विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, उसी की श्रेणी है। भीमबेटका हम देखते हैं कटी फटी हुई, जो बहुत प्राचीन है, जिसमें बहुत ज़्यादा कटीलापन पाया जाता है, जो टूट फूट चुका है अवशिष्ट रूप से, जिसकी स्थिति हो गई है, वह हमारा विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल को हम इस सीरीज़ में देखते हैं कि विंध्याचल की एक श्रेणी है, यहाँ से विंध्याचल शुरू होता है और यहाँ से ये भांडेर है, फिर ये कैमूर है। तो दोस्तों, इसकी ये 3 चोटियाँ हैं। विंध्याचल यह पश्चिमी भाग है, इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ियाँ, बांचू पहाड़ियाँ, काकड़ीबरडी, सलकनपुर, भीमबेटका आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये वाले क्षेत्र में यही हमारा होशंगाबाद आता है, यहीं भीमबेटका है भोपाल के पास, और यहीं सलकनपुर माता का मंदिर है, जहाँ देवी धाम बन रहा है, राइट। फिर इसके बाद हम भांडेर की बात करें तो दोस्तों, इसके बाद आती है भांडेर, जो विंध्याचल की ही एक श्रेणी है। यह विंध्याचल का मध्य भाग है, जैसा कि मध्य में है तो वो मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना गुडविल चोटी आती है, जो कि 752 मीटर ऊंची है, जो दमोह में है। दोस्तों, इसमें ये जो चोटी है विंध्याचल की सबसे बड़ी चोटी आपसे पूछी जाएगी तो वह होगी सद्भावना, जिसे हम गुडविल की कहते हैं। गुडविल कहते हैं, 752 मीटर ऊंची है। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये जो छतरपुर वाला इलाका है, यहाँ दमोह पड़ता है, यहाँ दमोह में ये अवस्थित है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैमूर श्रेणी की। यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है दोस्तों, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, मतलब विंध्याचल, मध्य भाग भांडेर श्रेणी। तो हम बात कर रहे हैं ये पूर्वी वाले भाग की, कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी में यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक त्रिकुटा पर्वत पाया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, जिसमें है मैयर, जो देवी का धाम है। यही है गिद्धराज पर्वत, जो कि सतना में आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर श्रेणी यमुना सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों, हमारे इधर का जितना ढलान है नदियों का, वो सब उत्तर में है। मात्र सभी नदियाँ जाके यहाँ यमुना में मिल जाती हैं। उत्तर भारत से जो आती है यमुना नदी, उसमें मिल जाती हैं दोस्तों। चंबल हो, बेतवा हो, केन हो। मात्र सोन नदी है जो कैमूर से श्रेणी से निकलती है। ये जाके मात्र एक ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती है। बाकी सभी नदियों का ढलान उत्तरी तरफ है और ये यमुना में ही जाकर विलीन होती हैं, राइट। फिर इसके बाद ये क्या करती है कैमूर श्रेणी? यह यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ से यमुना आती है और ये क्या करती है, यमुना और सोन के बीच। तो सोन नदी क्या है, यमुना में ना मिलकर इस श्रेणी के कारण कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और दोस्तों, यही भांडेर कैमूर श्रेणी ही है जो कि यहाँ से जो हवाएं आती हैं उनको क्या करती हैं, रोक लेती हैं, फंसा लेती हैं। और ये वाले क्षेत्र में ये बारिश नहीं होने देती, इसलिए उत्तर भारत का इलाका सूखा पड़ जाता है, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर आते हैं, जहाँ गोहद में 55 सेंटीमीटर दोस्तों बारिश होती है। तो बारिश, हवाएं तो यहाँ तक जाती हैं, लेकिन ये हवाओं को जाने नहीं देती हुई कैमूर भांडेर श्रेणी क्या कर लेती है, रोक लेती है। दोस्तों, जब ये रोक लेती हैं तो ये क्या कराती हैं, ये वाले क्षेत्र में, ये पर्वत यहाँ के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश करा देते। तो मध्य प्रदेश में हम देखें तो दक्षिणी और जो पूर्वी इलाका है ये वाला, यहाँ क्या होती है, अधिक बारिश होती है ना। फिर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी क्या होता है, यही पर्वतों के ही कारण बारिश होती है, वनों के कारण वर्षा होती है। इसके लिए उत्तरदायी कारक यही होते हैं: वर्षा की स्थिति, उच्चावच, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की समुद्र से दूरी, उसका भूअवस्थित होना। तो हमने ये तो बात कर ली कि इसके कारण जो उत्तरी भारत में बारिश नहीं हो रही कैमूर और भांडेर श्रेणी के कारण, क्योंकि ये क्या करा रही है, हवाओं को ऊपर नहीं जाने दे रही, यहीं की यहीं ये हवाओं को फंसा के रखती है और यहीं की यहीं बारिश हो जाती है। इसलिए क्या होता है,
यहाँ वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए कहते हैं सिंगरौली सीधी को यहाँ की चेरापूंजी और मतलब बालाघाट में भी ज़्यादा होती है। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ भी यही है, यहीं बालाघाट में ही चावल और धान के ज़्यादातर रोपा जाता है। फिर हम इसकी बात करें ये वाले की, तो यहाँ क्या है, महाबलेश्वर की चोटियाँ हैं, महादेव चोटी है, धूपगढ़ चोटी है। ये क्या करता है, ये जो ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा और विंध्याचल, नर्मदा नदी इसके बीच से होके जाती है, तो ये क्या करता है, ये हवाओं को अंदर मतलब पचमढ़ी में अधिक बारिश होने का कारण मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है, ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है, इसके बीच में हमारी नर्मदा घाटी है जहाँ हम रहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से ये तो हवाएं यहाँ से भी चली जाती हैं, लेकिन यहाँ जाके फंस जाती नर्मदा घाटी में। अब विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में जब हवाएं फंस जाती हैं, तो ये क्या कराती हैं, ये उत्तरी जो मध्य प्रदेश है वहाँ तक नहीं जाती हैं और पश्चिमी क्षेत्र भी सूखा पड़ा रहता है। ये क्या कराती हैं, पूरी बारिश ना पचमढ़ी में करा देती है। पचमढ़ी में क्या होता है, 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, इसीलिए कहते हैं पचमढ़ी को हिल स्टेशन कहते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो विंध्याचल और जो महाबलेश्वर का पठार है और ये जो सतपुड़ा का पठार है, यही वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसी कारण यहाँ सतपुड़ा वाले क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। मैंने आपको बता दिया इस क्षेत्र में बारिश क्यों होती है, तो आप समझ गए कि ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र सूखा क्यों पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो दोस्तों ग्वालियर में हमने देख लिया, हम बात कर रहे थे पर्वतों की, वो दूसरा टॉपिक था। गोपांचल पर्वत है ग्वालियर में। फिर ये हो गया विंध्याचल श्रेणी हो गई, इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर ऊंची है ना। फिर हम बात करते हैं ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, इसकी ऊंची चोटी की, तो इसकी ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा जो कि 1172 फीट मीटर ऊंची है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा की। दोस्तों सतपुड़ा का नाम सतपुड़ा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 7 हिल्स से बनी हुई है, आप समझ रहे हो। इसकी जो सबसे पश्चिमी वाला जो है भाग, उसको हम कहते हैं राजपीपला, और इसका जो ये सबसे इस तरफ वाला भाग है, इसको कहते हैं हम मैकल श्रेणी, ठीक है। तो हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। इसका पूर्वी पश्चिमी वाला भाग हमने देख लिया, राजपीपला श्रेणी। फिर ये है महादेव श्रेणी, फिर ये धूपगढ़ श्रेणी, इसको कहते हैं मेकल श्रेणी। यहीं से मेकल पर्वत से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक पुष्पराजगढ़ एक तहसील है, वहाँ से नर्मदा नदी यहाँ जाती है और खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है, मतलब अवसान हो जाता है इसका। फिर हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। इसके भी 3 भाग है, जैसे इसका विंध्याचल देखा, मध्य भाग देखा भांडेर, और इसका देखा हमने पूर्व वाला भाग कैमूर, वैसे ही इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पश्चिम वाला भाग है उसे हम राजपीपला कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दक्षिण वाला भाग दोस्तों ये है महादेव, और इसका पूर्वी वाला भाग मैंने आपको बताया मेकल श्रेणी, ये वाला जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अनूपपुर वाला, ठीक है। राजपीपला में हम देखें तो यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात मध्य प्रदेश से बुरहानपुर दर्रे तक है। ये जो है दोस्तों, यहाँ बुरहानपुर दर्रा पाया जाता है। कहते थे कि मुगल काल में जितने भी राजा हैं वो नर्मदा नदी, विंध्याचल, सतपुड़ा इनको तो क्रॉस कर ही नहीं पाते थे। वो क्या करते थे, ये जो बुरहानपुर दर्रा है यहीं इसी को जीत लेते थे, क्योंकि इसको जीत लिया मतलब मध्य प्रदेश को जीत लिया, और बुरहानपुर दर्रे को ही दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कब्जा कर लेगा वो दक्षिण भारत तक आसानी से पहुँच जाता। क्या है, नर्मदा नदी अभी इतनी गहरी नहीं है, पहले के प्राचीन समय में यह बहुत गहरी थी, और विंध्याचल सतपुड़ा को क्रॉस करना बहुत ही खतरनाक बात हो जाती थी। तो क्या रहता था, जब भी अकबर या जहांगीर कोई भी मतलब दक्षिण भारत आना चाहते तो सबसे पहले यहाँ कब्जा जमाते थे। ये जो है बुरहानपुर गैप, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण का दोस्तों प्रवेश द्वार कहते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं राजपीपला की। यह पश्चिमी भाग है, इसका विस्तार दोस्तों सतपुड़ा जो है ना, यहाँ गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके यहाँ छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ तक फैला है। मतलब ये सतपुड़ा जो है ना ब्लॉक पर्वत है, और ये बहुत बड़ा पर्वत है। इसमें 7 हिल्स तो एमपी की समाहित है, ये अन्य राज्यों में भी है, जैसे गुजरात में है, थोड़ा सा राजस्थान में भी है, और महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़, और जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ तक फैला है। यह हमारा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत और विंध्याचल के बीच हमारी सिगार चोटी। आपसे पूछ ली जाए कि सिगार चोटी कहाँ है, तो यह विंध्याचल और अरावली श्रेणी जो माउंट आबू राजस्थान यहाँ पर पड़ेगा उसके बीच में है सिगार चोटी। अब हम बात करते हैं
इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? 7 हिल्स तो मैंने बता दिया आपको। इसके अंतर्गत 7 हिल्स में कौन कौन सी आती है? बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ हिल्स, ग्वालगढ़ हिल्स आती हैं। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी जो है चूलगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1215 मीटर ऊंची, ये बड़वानी जिले में स्थित है। इस श्रेणी की असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जो असीरगढ़ है ना दोस्तों, यहीं पड़ता है राजपीपला के इधर, यही बुरहानपुर दर्रा है और इसी को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर महादेव की बात करें तो यह सतपुड़ा का मध्य भाग है महादेव, ये वाला, जैसे इसका भांडेर था। इसका विस्तार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश खंडवा सिवनी तक है, ये नीचे तक, ठीक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1350 धूपगढ़ के बाद 1336 मीटर ऊंची है जो हमारी चौरागढ़ है, जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, जहाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल बात है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी है 1350 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं मैकल श्रेणी के बारे में। मैकल श्रेणी है यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार सिवनी छत्तीसगढ़ तक है। मैंने आपको बता दिया था यहाँ से छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार तक जाती है ये मैकल श्रेणी। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरारघाट या चकमार आता है। तो दोस्तों यहीं से मैंने बोला था कि 1077 बहती है, 1312 यह मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी जो कि अनूपपुर जिले से निकलती है, पुष्पराजगढ़ तहसील से, खंबात की खाड़ी में इसका अवसान हो जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। मैंने बता ही दिया है कि मैकल की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो अमरकंटक है। इसकी कितनी मीटर ऊंची है? तो देखें 1067 मीटर यह ऊंची है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में इसकी अमरकंटक की मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी को बंदरगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि 1176 सेंटीमीटर ऊंची है, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी, तो 1350, ये भी आ चुका है MPPSC में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आ चुका है धूपगढ़, 1350। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल की सबसे ऊंची चोटी है 1067 अमरकंटक में, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो अपने यहाँ मैकल कहते हैं, इसको बदरगढ़ कहते हैं वहाँ। राजपीपला की ऊंची चोटी चूलगिरी 1215 मीटर। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी 1172 मीटर सिद्ध बाबा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिगार, धजारी और जाना पाओ, ये 3 चोटियाँ आती हैं दोस्तों। शिगार का है 881 मीटर ऊंचा है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल सद्भावना, जिसे हम कहते हैं 752 मीटर ऊंचा, राइट। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये वाला, ये है हमारा विंध्याचल, इसमें से गुजरती है नर्मदा नदी, राइट। फिर इसके बाद ये दोनों ब्लॉक पर्वत हैं, ये अवशिष्ट पर्वत है, ये ब्लॉक है, ये दोनों ऐसे उठे हुए हैं ऐसे, और बीच में से ये गई हुई है नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी। ये बहुत ही गर्त में और मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है, जो कि क्या बोलते हैं मालवा 28% है। मालवा के बाद जो मध्य भारत के बाद जो सतपुड़ा है 26%, ये पाई जाती है नर्मदा घाटी। ये सबसे बड़ा भाग है मध्य प्रदेश का और सबसे निचला भी। फिर इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी है। फिर इसके बाद ताप्ती नदी है जो कि बैतूल मुल्तई से निकली है। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र अजंता श्रेणी। इसके बाद हम बात करते हैं गिद्धराज पर्वत या पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराजनगर में स्थित है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। श्यामला, नेवारी, अरेरा, कटरा, ईदगाह पर बसा हुआ है। मालवा की सबसे उच्चतम श्रेणी जो है 881 शिगार इंदौर जिले में स्थित है। यहीं से जाना पाओ की पहाड़ी है जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350। मध्य प्रदेश इसके पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। लांजी हिल्स बालाघाट में है। लमटेरा हिल्स जबलपुर में है। गोपांचल पर्वत ग्वालियर में है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, क्योंकि हीरा, कोयला ज़्यादातर जो कहते हैं कि सीमेंट, चूना पत्थर, रंगीन संगमरमर सब कुछ यहीं मिलता है, इसलिए यहाँ खनिज ज़्यादा मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत मैयर में है, जहाँ शारदा देवी का मंदिर है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश में विंध्याचल का नाम आता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि ये विंध्य रेंज में है। यहाँ सीमेंट की बहुत अधिक फैक्ट्रियाँ जैसे ACC है, JP है, बिरला है, ये सब फैक्ट्रियाँ यहीं पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वाला मैप मैंने आपके लिए बनाया है।
कि मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी ये है। यहाँ ये जो अरावली पर्वत है राजस्थान में, इसमें आप देख सकते हो कि राजपिपला की ऊंची चोटी शिगार है, ये है चूलगिरी है। इसमें शिगार के बाद जाना पाव है, फिर धजारी है, इनका क्रम है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी शिगार है, ये भी क्रम में जमाने के लिए सही जोड़ी में आ जाता है, शिगार फिर जाना पाव और धजारी। फिर आती है विंध्याचल, विंध्याचल की भांडेर है, कैमूर है, दमोह में स्थित है, गुडविल, सद्भावना, विंध्याचल की ऊंची चोटी, सिद्ध बाबा 1172, ये बुंदेलखंड की ऊंची चोटी है। फिर ये है गिद्धराज पर्वत जो कि यहाँ पे है और सतना में। और मैयर देखें तो हम मैयर में क्या है, त्रिकुटा पर्वत है। कैमूर श्रेणी ये यमुना सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। मेकल श्रेणी ये है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो। भोपाल 5 हिल्स पर बसा है, नेमारी, श्यामला, कटारा, ईदगाह, अरेरा, लांजी बालाघाट में, लमटेरा हिल्स कहाँ है, जबलपुर में। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश की नदियों को इसके बहने की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदी जैसे चंबल, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा, केन, टोंस। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो नदियों का ढाल है वो उत्तर की ओर है, ज़्यादातर नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। इनमें चंबल, काली सिंध, सिप्रा, बेतवा, केन, टोंस प्रमुख हैं। पश्चिम की ओर देखें तो ताप्ती, माही और नर्मदा नदी बहती है। पूर्व की ओर देखें तो सोन, जोहिला और महान नदी बहती हैं। तो दोस्तों दक्षिण की ओर हम बात करें तो बेनगंगा, पेच, बरधा, प्राणहिता, कान्हन ये नदियां बहती हैं। मध्य प्रदेश नदियों का लंबाई का क्रम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसको नदियों का मायका कहते हैं, ये बात तो सही है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 5 नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा नदी है जो 13-12 मध्य प्रदेश में, 10-77 मध्य प्रदेश में, वैसे इसकी जो किलोमीटर लंबाई है 13-12। चंबल नदी की बात करें 965 किलोमीटर। सोन नदी की बात करें तो 780 जो कि गंगा में मिलती है। ताप्ती नदी मुल्तई से निकलती है, बैतूल मुल्तई से 724 किलोमीटर। और बेतवा नदी जो कि रायसेन के कुमरा में निकलती है 590 किलोमीटर जो कि यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि माही नदी, इस पर जमुना लाल बजाज परियोजना है। माही नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीनों पश्चिम की ओर बहती हैं, ये यहाँ दिया भी गया है डायग्राम में। चंबल नदी की बात करें तो दोस्तों चंबल नदी निकलती है इंदौर की जानापाऊ पहाड़ी से। यहाँ पे 3 डैम है, गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा बैराज। तो गांधी सागर ये तो मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। सिंध नदी यहाँ से निकलती है, शिवपुरी से कूनो और कुंवारी 2 नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है जो कि यमुना में मिल जाती है। कैमूर श्रेणी से केन नदी निकलती है। यहाँ से सतना तमसा कुंड से टोंस नदी निकलती है। सोन जो निकलती है वो यहाँ से निकलती है, सोन, जोहिला और नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से। फिर नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में से, यहाँ से। ताप्ती नदी बैतूल मुल्तई से। अब ये दोनों नदी हैं बरधा और बेनगंगा, ये सिवनी से निकलती हैं। दोस्तों इस डायग्राम में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कौन सी नदी कहाँ है। तो कूनो पार्वती निकलती है ये शिवपुर से। सिंध नदी विदिशा, पार्वती नदी सीहोर से। पार्वती जो सीहोर है पार्वती नदी के किनारे। इंदौर से क्या होता है, चंबल नदी निकलती है और क्षिप्रा निकलती है जो कि उज्जैन की महाकुंभ जहाँ लगता है। देवास से काली सिंध नदी के किनारे बसा देवास। हमारा होशंगाबाद जिला देखें तो ये तवा नदी और नर्मदा नदी के संगम पे यहाँ बांद्रा बांध का बहुत बड़ा मेला लगता है। यह तवा नदी पुल भी है, तवा रिसोर्ट भी है। यह सबसे बड़ा नदी पुल है मध्य प्रदेश का ही नहीं, यह बहुत बड़ा है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, तवा रिसोर्ट है और पर्यटन टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही अच्छा है। यहाँ से मढ़ई भी जा सकते हैं आप नाव के द्वारा। बैतूल की बात करें तो बैतूल के मुल्तई से ताप्ती नदी निकलती है। और अन्य नदियों की बात करें तो पूना, बरधा, ताप्ती यहीं से निकलती है। छिंदवाड़े से शक्कर नदी निकलती है। सिवनी से गार नदी और बेनगंगा नदी निकलती है। अनूपपुर से बात करें तो पुष्पराजगढ़ तहसील से मैकल से नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी निकलती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अवशान मिल जाता है। सोन नदी गंगा में मिल जाती है और जोहिला भी यमुना नदी में मिल जाती है। जबलपुर में देखें तो जबलपुर में नर्मदा नदी, भेड़ाघाट धुआंधार वाटरफॉल है। रायसेन से विदिशा नदी निकलती है तथा टोंस सतना से निकलती है। पाउल नदी टीकमगढ़ से निकलती है। दोस्तों अब इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं भाषा के बारे में। ब्रज भाषा जो बोली जाती है ना,
ये मथुरा वृंदावन साइड बोली जाती है, लेकिन इसका कुछ भाग है ना यूपी वाला उत्तर प्रदेश में भी आता है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर से पुर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है, जो कि बहुत ही मीठी होती है। मालवी भाषा बोली जाती है मालवा वाले क्षेत्र में, जो कि 28% क्षेत्र पे लाया करता है। फिर हम बात करें निमाड़ वाले क्षेत्र में, निमाड़ खंड व खरगोन वाले क्षेत्र में दोस्तों यहाँ निमाड़ी भाषा बोली जाती है, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़। कोरकू भाषा की बात करें तो दोस्तों यहाँ बैतूल वाले क्षेत्र में कोरकू जनजाति पाई जाती है, जो कि कोरकू भाषा बोलते हैं। गोंडी जो नर्मदा और सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, उसके बीच में गोंड जनजाति रहती है, जो कि गोंडी भाषा बोलती है। बुंदेलखंडी की बात करें तो दोस्तों यह बहुत ही प्यारी भाषा है बुंदेलखंडी। आला उदल ने भी इसमें गाथाएँ लिखी हैं, और यह बहुत ही अच्छी भाषा है, जो बुंदेलखंड वाले ये वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और कई बार ये यूपी तक लाया करती है, इसलिए यूपी में भी बुंदेलखंडी चलती है। बघेलखंडी की बात करें तो ये रीवा, सतना, सीधी, यहाँ साइड का जो है बघेलखंडी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नहीं लगता है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।